आज वेलकम सभी को। दिस इज द डे 2 ऑफ एएमएल बूट कैंप। डे 1 जेन एआई से रिलेटेड था, आप लोगों ने अटेंड किया होगा। और उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था कि जनरेटिव एआई क्या होता है, बाकी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, उसमें डीप लर्निंग के बारे में बताया गया था, आरएनएन, सीएनएन, ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह। आज हम थोड़ी बेसिक एमएल से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मेंशन किया था किसी ने चार्ट्स में, एल्गोरिथम से कहाँ से आपको पढ़ना होगा, बेसिक एमएल कहाँ से शुरू करनी होगी। लाइक जो जीडीएससी में इन्वॉल्व हैं उन्हें पता होगा कि ज़्यादातर लोगों ने कोर्सेरा के एनडीएनजी कोर्सेज स्टार्ट किया था। तो मैं वो कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा हम थोड़ी पाइथन लाइब्रेरीज के बारे में बात करेंगे, कैसे एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है, कौन से पैकेजेस यूज़ किए जाते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। और इन जनरल जब आप एमएल कहते हैं, स्टार्टिंग से लाइक कोर से एमएल कहते हैं, उसका क्या एग्जैक्ट मतलब होता है। काफ़ी लोगों के लिए मशीन लर्निंग होता है बेसिक एल्गोरिथम्स, काफ़ी लोगों के लिए मशीन लर्निंग होता है डीप लर्निंग, और काफ़ी लोगों के लिए मशीन लर्निंग होता है कंप्यूटर विजन, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या, और जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आइडियल है कि नहीं। लाइक काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी है यहाँ पे होगा कि मैथ्स कितनी इन्वॉल्व है, हमें कितनी मैथ्स पता होनी चाहिए, कितना कैलकुलस पता होना चाहिए। तो हम उसके रिगार्डिंग भी थोड़ी बात करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? तो बेसिक एमएल से जब हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक एमएल से क्वाइट लिटरली टू द कोर इट मींस मशीन लर्निंग। हम मशीन को सिखा रहे हैं। हमने मशीन को सिखाने की कोशिश काफ़ी डेकेड से करी थी। इनफैक्ट हमने सिखाने की कोशिश 50s एंड 60s से करी थी, बट एग्जैक्टली नेवर द मॉडल वर्क। वो रिसेंटली 90s और 2000s के बाद जब सीपीयूज, एल्गोरिदम्स, ये सब एक स्टार्ट मैच्योर पॉइंट पे पहुंचने लगे और हमारे जीपीयूज इतने मैच्योर होने लगे, तो हमने रियलाइज किया कि कंप्यूटर्स को हम वो पैटर्न सिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, और मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, मशीन लर्निंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्स। सुपरवाइज, हमें पता है हमें क्या चाहिए और हम उसे सिखा रहे हैं हमें क्या चाहिए, इन सिंपलेस्ट एंड प्लेनेस्ट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल सबसे बेसिक है, आपने सुना भी होगा। लेट्स से आप एक ब्रोकर हैं, आपको एस्टेट प्राइसेस पे काम करना होता है। तो व्हाट इफ मैं आपके पास, आपने नोटिस किया कि ओके ओके, इफ दिस इज द हाउसेस, these are the garages and this is the location, the prices है। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन रोहिणी, सो यहाँ के प्राइसेस रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं इन सब पार्ट्स। एंड
यू लिव इन कैलाश, ग्रेटर कैलाश, लेट्स से वहाँ के प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपके पास दिल्ली का डेटा सेट है कि नंबर ऑफ हाउसेस एट दिस नंबर ऑफ प्लेसेस इन दिस, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ 3 BHK होम इन रोहिणी, यू पे रफली 1 करोड़ फॉर एग्जांपल। सो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब कंप्यूटर्स को समझाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम से, लीनियर रिग्रेशन से या और कोई एल्गोरिथम से, हम उनको ये समझा सकते हैं कि आप इतने रूम्स इतने एक्सपेंसिव हो सकते हैं, इतने गैराजेस इतने एक्सपेंसिव हो सकते हैं, उनको एक पैटर्न दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे बीच में आप देख रहे हैं कि रिग्रेशन की लाइन है, ये मैं भी आपको बताऊंगा कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और वो क्यों यूज होता है। सिमिलरली आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है, एक साइड ट्राइंगल्स हैं और एक साइड सर्कल्स हैं, और ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम ने देख लिया कि कौन सी तरफ क्या है। सिमिलरली अनसुपरवाइज में आपको दिखता है क्लस्टरिंग, ऑटो कि एवरीवन से हाय। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में जहाँ है कि अलग अलग एल्गोरिथम से हम ऑटोमेटिकली बिना लेबल्स के उनको समझाते हैं क्या होता है। एक एग्जांपल जो काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आउट ऑफ स्कोप जाएगा बट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये कौन सा है? हम्म, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप लोगों ने जिनमें से भी गेम्स खेली होंगी, गेम्स में एआई देखे होंगे। अभी करंटली एक पॉइंट हो रहा है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है। फॉर एग्जांपल ऑटो ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये एक एग्जांपल है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या है, एक सिनेरियो है कि उस कार को अपने आप को अपने ही एक्सपीरियंसेस से सीखना है, फीडबैक से। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑटोमोबाइल ड्राइवर को सिखा रहे हैं कि कार कैसे पार्क करनी है, वो अपने आप को एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्सेज में सीखता है कि मुझ पे कितने बेनिफिट्स लग रहे हैं, मुझ पे कितने डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कार में बैठे हैं, टेस्ला की कार है, और सडनली वो कार लेफ्ट में जाके खाई में गिर जाती है, ऑफ द क्लिफ। आप उस कार में बैठना नहीं चाहेंगे, और उस पे उसको ऐसे ट्रेन किया गया है, उसको ऐसे सिखाया गया है कि उसे ऐसी चीजें नहीं करनी। तो सिमिलरली हम उसे पेनल्टीज देते हैं, हम उसे रिवॉर्ड देते हैं। ये काफी सिमिलर है एक डॉग को ट्रेन करने जैसा। आप में से जिनके पास भी डॉग होगा या कैट्स होंगी, उनको ट्रेन किया जाता है कि ओके आपने सही तरीके से बिहेव किया, आपने पॉज दिखाए, पेनल्टीज, ये लीजिए ट्वीट्स। अगर आपने सही बिहेव नहीं किया, बाइट किया, तो डिसएडवांटेज, आपको कोई ट्रीट नहीं मिलेगी। और सिमिलरली डॉग अपने आप को रीवायर करने लगता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और यही एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स का। ट्रेन्ड एमएल सिस्टम जिनको पता है कि उनको कौन सी सिचुएशंस में क्या करना है क्या नहीं करना। इनफैक्ट रिसेंटली एनवीडिया ने एक फिजिक्स इंजन में अपने एक और चीज ऐड करी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। जैसे आप गेम्स खेलते होंगे तो उसमें आप देखते हैं कि एनिमीज आपको अटैक करते हैं, कैसे करते हैं, उन्होंने कैसे सीखा कब अटैक करना है, कैसे देखना है, तो वो सब रीइंफोर्समेंट में सिखाया जाता है। तो ब्रॉडली हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप जिस कैटेगरी से मोस्ट लाइकली कंसर्न होंगे वो होंगी फर्स्ट 2। रीइंफोर्समेंट एंटायरली डिफरेंट कैटेगरी है, हम उसमें मेजरली डील नहीं करते, वो एकदम एंटायरली डिफरेंट साइड चला जाता है। आउटवर्ल्ड एप्लीकेशंस में जब आपने चैटबॉट देखे हैं तो वो फर्स्ट 2 कैटेगरीज में आते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में। आपने जो अभी मैंने बताया आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग्स में आते हैं, और बाकी सब भी इन्हीं फर्स्ट 2 कैटेगरीज में आते हैं। तो जो एमएल आप मेजरली वर्ल्ड में एप्लीकेशन देख रहे हैं वो ज़्यादातर सुपरवाइज्ड है या तो अनसुपरवाइज्ड है। और यहाँ पे मैं आपको ये कोर्स का लिंक शेयर कर दूंगा रिसोर्स शीट में, ताकि आप सबको ये पता हो आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है। देखिए, ये एडवाइस मुझे औरों से भी मिली है, मैंने औरों से भी सीखा है। एमएल की तरफ अप्रोच करने के 2 तरीके होते हैं। आपको एप्लीकेशन पसंद है या आपको थ्योरी पसंद है। दोज़ हू लव द मैथ्स विल गो टू द साइड ऑफ थ्योरी, दोज़ हू लव टू कोड विल गो टू द साइड ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपको कुछ बनाना पसंद है, आप कह रहे ना 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 ना, ये मैथ मुझसे नहीं होगी, मुझे तो बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा
डॉन्टिंग लगता है। फॉर एग्जांपल एक काफ़ी कॉमन एल्गोरिदम है सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम और लोगों को उसका फ़ॉर्मूला देख के डर लग जाता है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ कि वो मैथ्स बिगिनर लेवल पे भी थोड़ी स्केरी हो सकती है। वो थोड़ी-सी स्केरी लग सकती है आपको। आपको समझ नहीं आ सकता, ओह माय गॉड! यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्योंकि सॉफ्टमैक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है जो आप आगे डीप लर्निंग पढ़ेंगे। तो जो लोग मैथ्स से कंफर्टेबल हैं, आप एंड टू एंड जी का कोर्स ले सकते हैं। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक रिसोर्स शीट में आप लोगों के लिए ऐड कर दूँगा लिंक कि अ, जब फाइनेंशियल एड के अप्लाई किया जाता है तो कौन-सा लेटर लिखा जाता है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल एड अवेलेबल, यहाँ से एक काफ़ी अच्छी स्टार्ट है। आपको इंटरेस्ट है एमएल में, आपको इंटरेस्ट है बनाने में और आपको इंटरेस्ट है थोड़ी मैथमेटिकल साइड में, तो यहाँ से आपकी स्टार्ट है। बट व्हाट इफ मुझे कोड करना पसंद है? ना, ना, ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कोड, मुझे चाहिए एप्लीकेशन, मुझे स्टार्टिंग से कुछ बनाना है। तो ऐसे केस में एक बुक है अम, साइकिड अ, साइकिड, टेंसरफ्लो एंड फॉर मशीन लर्निंग। यस, इट्स सिमिलर बुक लाइक दैट और एक फास्ट एआई की बुक है। मैं उसका भी लिंक ऐड कर दूँगा और लिंक शेयर कर दूँगा, नेम शेयर कर दूँगा। तो आप उनको रेफर कर सकते हैं और ये उनके लिए है जो लोग कोड साइड ज़्यादा है। आई नो यहाँ पे मिक्स पब्लिक होगी। यहाँ पे कितने लोग कोड से सीखना चाहते हैं मशीन लर्निंग ना कि थ्योरी और मैथमेटिक्स से? क्या आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं? आई थिंक रफली अ वेरी हेल्दी अमाउंट और यहाँ पे कितने लोग हैं जो मैथ्स से कंफर्टेबल हैं? सॉरी मैं खुद मैथ्स से कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई वुड लाइक टू पब्लिकली रिवील मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, पर मेरी थिंकिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो मैं भी आप लोगों के साइड ही हूँ जिनको मैथ्स नहीं आती, जिनसे मैथ्स होती नहीं। तो ये ये सब था यहाँ पे मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन में आपके पास 3 कोर्सेज़ होंगे। आई वुड रिकमेंड द फर्स्ट 2, थर्ड आपके ऊपर है। फर्स्ट 2 आपके स्टार्ट के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। लास्ट थर्ड वन आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं। वो एंटायरली डिफरेंट साइड जाता है। अगर आप कंफर्टेबल हैं उस साइट में और इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बट फर्स्ट 2 इज़ द वे टू गो। आई होप द स्क्रीन इज़ विज़िबल। मैं इसे लाइट थीम में कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डिस्कशन। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बिगिनर होंगे। आप में से कितने लोगों को पता है कि पाइथन नोटबुक्स क्या होती हैं, उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है? नोटबुक्स के कर्नल्स क्या होते हैं, उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है? प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि एक आइडिया लगना चाहिए ना यहाँ पे कितने लोग हैं कंफर्टेबल। ओके, तो ज़्यादा नहीं। लेट्स स्टार्ट कि नोटबुक्स क्या होती हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम नोटबुक्स में स्पेंड होने वाला है। तो ये एक वार्निंग है और एक प्लेज़र है काफ़ी लोगों के लिए कि आप लोग इस नोटबुक में काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। इनको कहते हैं हम जुपिटर नोटबुक्स। तो स्टार्टिंग विद बेसिक, अब होता क्या है कि मशीन लर्निंग पे अनलाइक एक फुल कोड लिखने जैसा आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। व्हाट इफ आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपोर्ट से, आपको क्या-क्या चाहिए? जब आपको पता चल जाता है वो, आप लोग स्टार्ट करते हैं आपको कौन से डेटा सेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक डेटा सेट है, सीएसवी फाइल्स, एवरीवन नोज़ राइट? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, आपको वैल्यूज़ दिखनी है जो अलग-अलग
कॉमा से सेपरेटेड है। ज़्यादातर ढेर सारे डेटा सेट्स इसी फॉर्मेट में आते हैं, सीएसवी फॉर्मेट्स में। तो इनको हमें लोड करना पड़ता है, इनको समझना पड़ता है, इनको सीखना पड़ता है। तो पाइथन नोटबुक्स का फॉर्मेट होता है IPYNB, पाइथन नोटबुक्स। आई स्टैंड्स फॉर IPython, इंटरप्रेटर पाइथन। सो ये आपकी पाइथन नोटबुक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें रीस्टार्ट्स होता है, क्लियर ऑल आउटपुट्स होते हैं, ये सब होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग बिगिनर्स हैं, तो जिनके पास एक्सटेंशंस का आइडिया नहीं है, वो कहाँ से शुरू करेंगे। तो पाइथन में एक जुपिटर एक्सटेंशन होता है वीएस कोड के लिए, वीएस कोड में ये आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वरना आपका जो पाइथन दूसरी तरीके से भी स्टार्ट हो सकता है, वो थोड़ा मेसी होगा। आई डोंट थिंक कोई स्टार्ट करना चाहेगा। स्टार्ट विद जुपिटर नोटबुक इज नॉट इंस्टॉल्ड, ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मैं बाद में कर। तो ये आपकी पाइथन नोटबुक है। यहाँ पे आपका वर्जन भी होता है इंटरप्रेटर का। आपको हमेशा एक कर्नल इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कर्नल? कर्नल वो होता है जो आपके पाइथन के कोड्स को रन करता है। इसमें एक चीज का फायदा है कि व्हाट इफ आई मेड समथिंग हियर लाइक x इक्वल्स टू, यहाँ पे आके आई कैन चेंज द वैल्यू 3 to 4 to एनीथिंग। जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ऑब्वियसली इट विल बी द लेटर वैल्यू। तो इस तरीके से हर स्टेप पे मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चेंजेस कर सकता हूँ और किस तरीके से उन्हें देख सकता हूँ। ये बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप आपकी चेंजेस दिखते हैं। तो पाइथन आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, आपने पाइथन की VS कोड इंस्टॉल कर लिया होगा या नोटबुक, जुपिटर नोटबुक। उसके बाद आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सुपरवाइज एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं, लीनियर रिग्रेशन। कोई पैकेजेस किसी के साथ नहीं, एकदम प्योर बेसिक से कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। तो आप में से कितने लोगों को याद है वो फॉर्मूला जो आपने शायद 10th क्लास या 11th क्लास में पढ़ा होगा? द फॉर्मूला ऑफ द स्लोप। आप में से किसी को याद है स्लोप का फॉर्मूला? मैं मेरे खुद की हाई होप्स नहीं है क्योंकि मैं खुद भूल गया था। तो कोई बताना चाहेगा स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? आई विल स्टार्ट विद सार्थक। सार्थक क्या बताना चाहेंगे? कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? जो लाइन हम एक एक्स वाई एक्सिस पे ऐसे लेके जाते हैं। आई थिंक सार्थक हम, चलिए कुछ नहीं होता है। यस, द फॉर्मूला स्टार्ट्स विद y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसका आइडिया आया कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे क्यों सिर्फ y इक्वल्स टू mx प्लस c, लाइक why? ये तो फॉर्मूला लाइक 10th 11th क्लास का था, अभी सडनली मशीन लर्निंग में कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल ढूंढ के समझाता हूँ कि क्यों एक इतना बेसिक सा फॉर्मूला है यहाँ पे एंट्री ले रहा है। इज इट विजिबल? यस, ऑल राइट। तो ये थोड़ा डॉन्टिंग लग रहा है आप लोगों को, तो कृपया घबराइए मत, क्योंकि मैं भी आपको ये समझाने वाला हूँ कि क्यों लीनियर रिग्रेशन, क्यों और लीनियर रिग्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, आइडिया कहाँ से आता है हमारे पास। तो बेसिक आइडिया कुछ ऐसा है कि आपके पास एक सिंपलेस्ट केसेस में दो फीचर्स हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स वो होते हैं जो आपके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, जिनको आपको कंसिडरेशन लेना होता है। अगर आप घर लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ये कंसीडर तो नहीं करेंगे
कि घर का कलर कौन-सा है? नहीं। ऑब्वियसली आप हाउस खरीदने जा रहे हो तो अब कलर कब मैटर करेगा, क्या ज़्यादा मैटर करेगा? रूम्स। क्या ज़्यादा मैटर कर सकता है कि उस लैंड की साइज़ कितना है? क्या मैटर कर सकता है? रूम्स कितने हैं? क्या मैटर कर सकता है कि लेट्स से गैराजेस कितने हैं? और क्या मैटर कर सकता है कि इसकी लोकेशन कैसी है? नो ऑफेंस टू ईस्ट साइड के लोगों को, बट यूजुअली जब आप उस साइड लैंड लेते हैं, वो थोड़ी-सी चीप हो जाती है, थोड़ी-सी। वो एक और जब आप यमुना के इस साइड लेते हैं, तो वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है और ये कॉमनली नोन चीज़ है। तो इन सब पैटर्न्स को समझ के जो हम वेरिएबल्स रखते हैं अपने पास कि ओके, मैं जो घर लेने वाला हूँ, वो इन सब वेरिएबल से चेंज हो सकता है, वो होते हैं आपके फीचर्स, जो आपके आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोमैटिकली अगर आपका घर का साइज़ बढ़ रहा है, तो ऑटोमैटिकली प्राइस भी बढ़ेगा। दैट्स अ कॉमन लॉजिक, राइट? सिमिलरली आप साइज़ के साथ रूम्स ले सकते हैं। आप रूम के साथ देख सकते हैं कि ओके, रूम्स बढ़ रहा है तो ऑटोमैटिकली प्राइस ऐसे जाएगा। तो हमने एक सर्टेन पॉइंट पे ये नोटिस करना स्टार्ट किया कि इन वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑल केसेस, जब फीचर्स बहुत सिंपल होते हैं, लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है लीनियरली रिलेटेड। आपने फॉर्मूला पढ़ा है y इक्वल्स टू mx प्लस c। एक सिंपल स्लोप जा रही है। अब आप पूछेंगे, वेट अ सेकंड, अगर एक सिंपल लाइन जा रही है तो ये बाहर के लोग क्या हैं? ये लोग यहाँ पे हैं, क्या इनकी वैल्यूज गलत नहीं आएंगी? डेफिनेटली गलत आएंगी, और यही एक डिसएडवांटेज है इसका। तो बेसिक आइडियाज के लिए मैं आपको समझाता हूँ कहाँ से शुरू होता। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपलेस्ट। आपको क्या पता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। c आपका कांस्टेंट, m आपका जो वेट्स होंगे, और x आपकी वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि उम, हम रूम्स पे डिसाइड कर रहे हैं। काफ़ी सिंपल पैटर्न, हम रूम्स पे डिसाइड कर रहे हैं और हमारे पास एक पहला घर है जिसके पास लेट्स से कितने रूम्स हैं? 3। और सेकंड हाउस है हमारे पास जिसके पास रूम्स हैं 10, एंड देन वी हैव अ थर्ड हाउस उसके पास रूम्स हैं 30। आपको सिंपली दिख रहा है 3, 10, 30 और रूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक थोड़ा लीनियर पैटर्न तो होगा ही। स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न आपको थोड़ा आइडिया में आ रहा है। एक एडवाइस, आप इसको तभी यूज़ करेंगे जब आपका सिंपलेस्ट केसेस हो और आपको पता चल रहा है कि वो लीनियर रिलेशन में है। इसके कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आपने देखा कि ओके, यहाँ पे ये काइंड ऑफ रूम्स हैं हमारे, तो आपको पता है ये रूम्स हैं। फिर आपको पता चलता है कि ओके, रूम्स इतने हैं तो प्राइस कितना आ रहा है? लेट्स से हम डील कर रहे हैं 10 लाख, 10 लाख की दे देते हैं, ठीक है? प्राइस, तो प्राइस आपने नोटिस किया ओके, जो फर्स्ट हाउस है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। ऑटोमेटिकली लाइक 3 रूम्स, barely a ग्राउंड फ्लोर, 3 रूम्स तो वो रफली जाता है 50 लाख। आपने देखते हैं ओके, ओह माय गॉड 10 रूम्स हैं, तो वो रफली बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, तो वो एक्सपेंसिव होगा। तो उसका प्राइस आपको पता चलता है कि ओके, ये प्राइस तो करोड़ में जा रहा है। लेट्स से 500, लेट्स से 5 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं कि 30 रूम्स, वाओ! तो ये जा रहा है रफली, हम करोड़ में डील करते हैं, ज़्यादा सिंपल होगा। जैसे फर्स्ट वाला जा रहा है 10 करोड़, सेकंड वाला इज रफली 15, एंड द थर्ड वन इट्स रफली 30। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपके लिए जो आउटपुट होता है वो होता है आपका वाई। आप हमेशा एक्स और वाई में डील करेंगे। एक्स हो जाएंगे आपके इनपुट्स, वाई हो जाएंगे आपके आउटपुट। एक्स में वो फीचर्स होते हैं जो आप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? रूम्स, फ्लोर्स, गैराजेस, जो आपके फीचर्स हैं। सिमिलरली अब आउटपुट में क्या कंसीडर कर सकते हैं आप कि आपको क्या निकालना है।
तो हमेशा जब भी आप एक यूज़ केस देखते हैं ना, अपने दिमाग में सोचिए कि आप क्या ले रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन और आप क्या आउटपुट निकाल रहे हैं। इन दोनों को डिसाइड करने के बाद ही हम इस पे प्रोसीड करते हैं और कभी भी डायरेक्टली प्रोसीड नहीं करते, डेटा को थोड़ा क्लीन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि डेटा को क्यों क्लीन किया जाता है। जैसे देखिए, इसमें कुछ सारी वैल्यूज़ हैं जो गलत होंगी या अवेलेबल नहीं होंगी। तो उन केसेस में मैं क्या करूँगा कि उनको हटा दूँगा। क्योंकि देखिए, आप तो नहीं चाहते ना कि आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो गलत डेटा पे काम करे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी महँगे एरिया में उसने पेड किया है, यहाँ पे तो प्राइस बहुत सस्ता होगा और आपने सस्ते बेच दिया, आपको हो जाएगा लॉस, काफ़ी बड़ा लॉस। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है कि मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्या डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कंपनीज़ पे जब आप ऐप्स यूज़ करते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि हम आपका डेटा यूसेज एक्सेस लेना चाहते हैं। वो यही ट्रैक करते हैं कि आप कैसे टच कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे क्या रील्स देख रहे हैं। थोड़ा-सा डाइवर्ज करके, इंस्टाग्राम पे एक बहुत कॉमन फीचर है कि अगर आप कोई फ्रेंड्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक को रील भेजी, लेट्स से अ मीम, वही मीम उनको रिकमेंड होने लगेगा और उनके फ्रेंड्स को रिकमेंड होने लगेगा। आप में से कितने लोगों ने ये वाला पैटर्न नोटिस किया है? और ये बहुत खतरनाक पैटर्न है। आई रिमेंबर कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इस पे लाइक एग्रेसिवली बताया था कि स्कैरी है। व्हाट इफ कोई सैड फेज से गुजर रहा है? तो ऐसे में वो आपके पैटर्न्स को नोटिस करके इनको रिकमेंड करने लगता है। वो समझने लगता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या दे फ़ील करना चाहते हैं। तो ये खतरनाक है, तो आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसी को हम क्लीन करके भी ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम थोड़ी-सी टर्म्स को चेंज करने वाले हैं। आपको पता था y इक्वल्स टू mx प्लस c, बट अब वो चेंज हो जाएगा y इक्वल्स टू wx प्लस b. B stands for bias and W stands for weight. A better example for bias and weight is this one. हम्म, तो क्या आप लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेट अ सेकंड, ये 80 क्यों है? क्यों ये लाइन यहाँ से शुरू नहीं हो रही बट यहाँ से हो रही? इसको कहते हैं बी फॉर बायस। ये एक सर्टेन वैल्यू होती है जो आप यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको रियलाइज़ेशन आता है कि वेट अ सेकंड, अगर हम ये लाइन नीचे से स्टार्ट करेंगे, लेट्स से 0 से, तो ये बहुत गलत एरर दे रहा है। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ हो रहे हैं। वो लाइन के इस साइड आ रहे हैं, लाइन के इस साइड आ रहे हैं, हमें तो नहीं चाहिए। हमें तो लो एरर चाहिए। तो ऐसे में आप अलग-अलग बायस की वैल्यूज़ पुट करते हैं। आप उनको पुट करके देखते हैं कि आपका कहाँ एरर कम आ रहा है। दिस इज़ योर बी एंड दिस इज़ योर बायस। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वेट्स पे। व्हाट इज़ द डब्ल्यू? क्यों हम एक डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं? और ये जो वेट्स का कांसेप्ट है ना, ये आपको समझना चाहिए क्योंकि ये कांसेप्ट काफ़ी आगे तक जाएगा आपके साथ। जब आप डीप इंटू एनएलपीज़ होंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी वेट्स होते हैं, उसमें भी बायसेस होते हैं और ये वेट्स एंटायर मेमोरी है आपके मॉडल की। ये एक सर्टेन मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, जो आप हमेशा यूज़ करते रहेंगे असली वैल्यू निकालने के लिए यानी प्राइसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेट्स से योर एक्स इज़ द रूम्स, राइट? 3, 10, 30. Similarly, your y values are 10, 15 and 30. तो यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं डब्ल्यू यानी वेट। ये वेट्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास गंदे वेट्स हैं, तो आपके प्राइसेस गंदे होंगे। सिंपली लाइक फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से आपके वेट्स की वैल्यूज हैं समथिंग लाइक फर्स्ट वैल्यू वेट्स की है 2, 3 इंटू 3 यानी एक्स का 0,
यूज समथिंग डिफरेंट। सो एनीवेज, मान लीजिए आपके पास वेट्स हैं 3 और आपके पास एक्स की जीरो वैल्यू है 3, 3 3 9 प्लस बायस। सिमिलरली अगर आपका वेट 4 हो जाता है तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। 5 हो जाएगा तो अगेन चेंज, 6 हो जाएगा तो अगेन चेंज। तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि आपके वेट्स एक्यूरेट हो। ऑब्वियसली अगर आपके घर के प्राइसेस गलत आ रहे हैं, मैं आपसे घर नहीं लेना चाहूंगा। आपके स्टॉक के प्राइसेस गलत आ रहे हैं, मैं आपके स्टॉक के प्राइसेस को बिलीव नहीं करूंगा, प्रेडिक्शन को बिलीव नहीं करूंगा। क्या पता मेरे पैसे खो जाए। तो आपको अपने वेट्स को हमेशा अच्छे से ट्रेन करके रखना पड़ता है। और जब हम कहते हैं अच्छे से ट्रेन, तो मतलब होता है लो लॉस। तो सिमिलरली जब यहाँ पे आप देखते हैं कि 3 10 30 है एक्स में और वाई में है ये प्राइसेस। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके वेट की वैल्यू 3 जा रही है तो वो 9 है, बट वट इफ इट्स 4 तो 12 है। तो इसमें एक डिफरेंस आ रहा है जो आपके लॉस को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो हमेशा नजर रखना कि आपका लॉस, जो अभी मैं बताऊंगा कि कितने तरीके से कैलकुलेट होता है। मीन एरर्स होते हैं, रूट मीन स्क्वायर्ड एल्गोरिथम से होता है। उसके बाद अब और तरीके के एल्गोरिथम यूज करते हैं एरर कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखते रहते हैं कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं। अब हम हैंड से करते हैं, हाथों से एक बार समझते हैं कि वेट किस तरीके से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए कि एक्स जीरो है 3, राइट। और लेट्स एज्यूम बायस। बायस हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, दैट शुड बी 5। सिंपल, हम काफी सिंपल केस लिनियरेशन क्यों यूज होता है। तो आपका फॉर्मूला क्या था कि y इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी, राइट। बी तो आपका 5 है। बट सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि x की अलग अलग वैल्यूज हमें देख के समझनी पड़ेगी। हम यहाँ सबसे पहले जीरोथ वैल्यू लेते हैं। तो व्हाट इफ माय वेट इज 1, तो आपका y क्या होगा। दैट्स इट ना, इट इज क्लोज टू 10 बट इट इज नॉट एक्जैक्टली 10। सिमिलरली नेक्स्ट आप देखेंगे कि ओके तो व्हाट शुड आई डू, शुड आई एंटर द 2। अब तो 11 आ रहा है, ये तो ज्यादा आ रहा है। स्टिल हम क्लोज नहीं पहुंच पा रहे, पर थोड़ा सा लॉस है। सिमिलरली यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू पे ट्राई करते हैं 2, इट्स 25। काफी बड़ा लॉस, हमारी वैल्यू क्या थी 15। अब 15 करोड़ का हाउस बिक रहा है 25 करोड़ में, दैट्स अ बिग लॉस। आपको बहुत बड़े लॉस पे वो बेच रहे हैं। तो वो ये आपके एक्यूमुलेट होके आपके एरर वैल्यू में कैलकुलेट होता है कि आप कैसे अपना एरर दिखाते हैं और कैसे तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली हमने तो W2 लिया था, बट वेट ये तो फर्स्ट केस में काम कर रहा था तो काम ही नहीं कर रहा। तो क्यों ना बदल दे, फिर हम और कोई वेट से चेक करें। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट केस में उतना अच्छा वेट नहीं आया। यहाँ पे चलिए अपने वेट्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या वेट आया था, लेट्स ट्राई 1, इट्स 15, इट्स 8, राइट। 2 का लॉस है कंपेयर टू होल नंबर 11, दैट्स जस्ट वन लॉस। तो यहाँ पे हम वेट को 11 रख लेते हैं, ये हमारा जीरोथ वेट है। सिंपल केस। नेक्स्ट में हमने देखा कि फर्स्ट के केस में 2 बहुत बड़ा था, तो क्यों ना हम एक छोटा डिजिट लेते हैं। वैसे डिजिट्स आपके फ्रैक्शंस में, डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम इंटीजर से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स जस्ट ट्राई 1। ओ, ये तो एक्यूरेट है, एग्जैक्ट 50, कोई लॉस नहीं है। हमारे वेट ने सही वैल्यू प्रेडिक्ट करी है। तो यहाँ पे हम वेट रखेंगे 1। ओ दैट्स रॉन्ग, यहाँ पे आएगा 2। अब आइए थर्ड केस को समझते हैं। तो यहाँ पे एक्स 30, यानी जैसे 30 रूम्स, बहुत बड़ा बंगलोज टाइप है। और हमें प्रेडिक्ट करना है कि वो रफली 30 करोड़ का होगा। तो लेट्स ट्राई विद हैंड कि कैसे करते हैं। हमने 2 पुट किया, 65 बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारा वेट का वैल्यू सही नहीं। तो हम ट्राई करेंगे कोई छोटी वैल्यू। तो लेट्स ट्राई 1।
ओके दैट्स क्लोज, बट ये स्टिल सही नहीं है। तो क्यों ना हम इसके पास की वैल्यू ट्राई करते हैं, लेट्स से 0.7। हम्म, फिर से 26 है, 13 है, 8, काफी क्लोज। तो ये हो गई आपकी वेट्स की वैल्यूज जो आपने हैंड से कैलकुलेट करी। वैसे आप ये आगे जाके हैंड से कभी कैलकुलेट नहीं करते, कोई भी नहीं करता। हम इसे ऑटोमेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से। हम इस पे ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। हम एक एरर का एल्गोरिथम यूज करते हैं कि हम एरर कैसे डिसाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पे। हम रूट मीन स्क्वायर्ड यूज कर रहे हैं या रूट मीन मीडियन एनालिसिस वाला कर रहे हैं। फिर ऐसे करके हम डेरिवेटिव निकालते हैं और आगे कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट्स चेक कि क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा लॉस कितना आ रहा है हर केस में। तो आपको समझ आएगा कि आप कितना एक्यूरेट है। तो हमारा फर्स्ट एरर, सेकंड एरर एंड 0 1 सेकंड। So let's try. Hmm. So our y prediction in each case is that we have a weight of 0. हमने अपने weight को लिया और हमने उसको अपने x वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। हर एक weight के हर एक इनपुट को, हर एक weight के हर एक इनपुट को, हर एक weight के हर एक इनपुट को। आप जीरो वेट ले रहे हैं, जीरो इनपुट देख रहे हैं, जीरो फर्स्ट वेट, फर्स्ट इनपुट, सेकंड वेट, सेकंड। आपका हर वेट के सामने एक इनपुट होगा। यस। जिन लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा, ये मैट्रिक्स की तरह। आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जो है उन्होंने अभी मैट्रिसेस पढ़ना शुरू किया होगा, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल ये सुनो, आई थिंक मोस्टली हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो हमने आया था एक वैल्यूज ली और हम अपना फाइनल से बायस ऐड करते हैं। वाई प्रिडिक्शन है जो आपका प्रिडिक्ट कर रहा है मॉडल। तो वाई प्रिडिक्शन वो होगा कि आपका मॉडल मॉडल क्या कह रहा है कि उसने क्या क्या कंसीडर किया है। तो ये है हमारे आउटपुट्स, राइट। चलिए ये तो हो गए जो हमें हमने कैलकुलेट करे, राइट। अब वो जो हमारे पास है, अब इसको थोड़ा एरर देखते हैं। मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट एरर देखूंगा, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर। आप दोनों की एक्चुअल वैल्यूज को और आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज को माइनस करके एब्सोल्यूट निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी y की वैल्यूज क्या थी, y0, y0, y1, y2, राइट। सो आपका प्रेडिक्शन क्या आया, प्रेडिक्शन, लेट्स यूज स्ट्रिंग y प्रेडिक्शन, ये आपका प्रेडिक्शन है, राइट। तो बट एक्चुअल क्या था, एक्चुअल एक्चुअल था आपका y i, देन बट वाज द लॉस। लॉस यहाँ पे हम सबसे सिंपलेस्ट लेंगे, एब्सोल्यूट लॉस दोनों के बीच का, जो आप निकालना चाहते थे और जो निकला है। आप इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपने जो बनाया है मॉडल वो सही है कि नहीं। हमेशा अलग-अलग एल्गोरिथम से यूज़ करके कि जो मैं निकाल रहा हूँ और जो है, क्या वो मैच कर रहे हैं? क्योंकि मैं गलत वैल्यूज़ नहीं निकालना चाहता। मैं ऑब्वियसली सबसे क्लोज़ेस्ट निकालना चाहता हूँ, सबसे एक्यूरेट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप सबसे सिंपल यूज़ करेंगे एब्सोल्यूट लॉस को देखने के लिए। योर लॉस वाज़ लॉस केस केस ith yi value. Okay. Section of one integer list. Y is a list. Mm, okay. So ऐसे समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो केस 0 था। सबसे फर्स्ट केस हमारा प्रेडिक्शन था 11 and the actual value was 10. So the loss was 1. Simple loss.
सेकंड केस में लॉस वाज़ 0, हमारे मॉडल ने सही बताया, और थर्ड केस में लॉस वाज़ 1, तो समेशन ऑफ लॉस वुड बी लाइक 2। हमारा मॉडल काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। हम इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स के टेबल से देख सकते हैं और ऐसे देख सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपनी ओरिजिनल इमेज के पास, क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि वेट्स क्या होते हैं, बायस क्या होते हैं, तो अपनी ओरिजिनल इमेज के पास आते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, तो जो थीटा 1 है वो यहाँ पे वेट है, थीटा 0 इज़ योर बायस जो आपने ऐड किया है। तो बायस का मतलब होता है कि आप कितना नीचे से शुरू करना चाहते हैं, कितना ऊपर से। आपको भले ही फैंसी टर्म लग रही है, बायस है। बायस का सिंपली मतलब होता है कि ओह माय गॉड, ये थोड़ा स्क्यूड स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा नीचे स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ऊपर स्टार्ट हो रहा है, बट थोड़ा बायस स्टार्ट हो रहा है। अनलाइक हम मानते हैं कि 0-0 पे होता है अनबायस, और 0 से ऊपर या नीचे जाने लग जाए तो वो बायस होने लगता है। इसी के लिए हम उसको बायस वाली कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, हमने हाउसेस का एक रफली गुड प्रेडिक्शन निकाल लिया है। एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। इसलिए इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। कुछ केसेस में मैं आपको दिखाऊंगा तो वो पॉलिनोमियल रिग्रेशन तक भी जा सकता है, क्वाड्रेटिक और बायनोमियल रिग्रेशन भी। पॉलिनोमियल में सारे आ जाते हैं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इसकी इमेज देखते हैं। अब आपने तो देखा कि वैसे तो ये एक स्ट्रेट लाइन थी, बट व्हाट इफ वो स्ट्रेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, तब तो हमारा मॉडल तो थप्पा होने वाला। थप्पा हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने डिजाइन ही नहीं किया था कि वो इतनी कम्प्लेक्स चीजों को कंसीडर कर पाए। हमने तो एक सिंपल लाइन के लिए डिसाइड किया था। व्हाट इफ आई जस्ट पुट अ सिंपल लाइन थ्रू दिस, लाइक मैंने यहाँ से एक लाइन ली और डाल दी, तो क्या होगा, इनका एरर बहुत ज्यादा, एरर बहुत ज्यादा, एरर बहुत ज्यादा, जो अफोर्डेबल नहीं होगा। यू नेवर वांट अ हाई एरर। आप कभी नहीं चाहते कि एरर हाई हो। वो आपके कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपके पर्सनल पे भी बहुत लॉस हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ बहुत सिंपल वेरिएबल, विल पिक मोर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। हम इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू एक्स, हम अलग अलग वेट्स रखेंगे और उसको हम अलग अलग इक्वेशंस ऐड करते रहेंगे। हम एक में एक्स स्क्वायर ले लेंगे, हम एक में एक्स ले लेंगे, हम एक में एक्स क्यूब ले लेंगे। ऐसे करते करते वो टर्म मोर कॉम्प्लेक्स होगी। पहले वो स्ट्रेट होगी, फिर वो स्लोप पे जाएगी, फिर वो अलग अलग पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को फॉलो करेगी। तो बैक यहाँ पे, जब आपका सब हो जाता है, आप कैलकुलेट करते हैं कि ओके लॉस आ गया, लॉस हो गया। अब लॉस के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज होती है, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ठीक है, तो ये वाला टर्म काफी हद तक समझ आ रहा होगा कि कैसा है। तो मैं आपको एक इंट्यूटिव आइडिया देता हूँ कि ओवरफिटिंग क्या होती है, अंडरफिटिंग क्या होती है। ठीक है, तो बैक टू आवर कोड, हम जरा अपने कोड के पास चलते हैं और टेस्ट करते हैं कि ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, सो बैक, हम यहाँ पे हैं, वापस अपने कोड की तरफ, क्योंकि मुझे कोड से समझाना बहुत पसंद है। तो जिनको मैथ्स पसंद है, सॉरी जी, ये वाली जगह थोड़ी वैसी नहीं है। तो बैक टू आवर कोड, हम यहाँ पे आते हैं। अब हम ठीक है, हमने अपने पास वेट्स रखे हैं, बायस रखे हैं, सब है हमारे पास, लाइक हर चीज परफेक्ट लग रही है, लॉस भी इतना ज्यादा नहीं आ रहा। बट प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इफ हमने केस देखा कि थोड़ा सा अजीब केस है। वहां पे किसी ने 15 रूम्स लिए, जैसे 50 करोड़ में। तो किसी ने क्या किया कि 50 रूम्स लिए इन, जैसे 100 करोड़, और हमारे मॉडल ने क्या किया कि उसका जो वेट 0 था वो तो 2 था। तो उसने क्या किया कि उसके बायस या फिर
वेट जस्ट से ओके 1 तो जैसे क्या हुआ कि हमने उसने हमारे मॉडल ने वेट्स लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि ओके 50 नंबर ऑफ रूम्स हैं और बायस 2 है तो ज़्यादा ज़्यादा क्या ही होगा, राइट? बट आंसर तो 52 आ रहा है और हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है 100। ये तो बहुत बड़ा लॉस है, लाइक बहुत बड़ा लॉस है। ऐसे केस में आपको क्या समझ आता है कि आपने जो डिसाइड की थी वैल्यूज वो आगे जाके अप्लाई नहीं करेंगे। से हेलो एवरीवन। तो बैक हम वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने तो वैल्यू डिसाइड करी थी बट वो आगे काम नहीं कर रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वो हार्ड से डिसाइड करी। वो वैल्यू ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको पेपर देने जाना है, मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का टेस्ट है। तो आपने मैथ्स की बुक के हर एक क्वेश्चन याद कर लिए, क्वेश्चन याद कर लिया, आंसर याद कर लिए हैं और कोई भी क्वेश्चन आता है आपको पता है कि वो तो हो ही जाएगा, मुझे तो याद है, रट्टा मार लिया लाइक आगे से पीछे। फिर सडनली आप एग्जाम में बैठते हैं और वहां पे क्वेश्चन आता है आउट ऑफ सिलेबस, यानी बुक का नहीं है। क्या आप उसे कर पाएंगे? क्या लगता है? जो थम्स अप जिनको लगता है कर सकते हैं वो थम्स अप करिए, जिनको लगता है कि नहीं कर सकते थम्स डाउन। आप एकदम रट्टा मार के गए हैं और आप एग्जाम में बैठते हैं, वो सडनली होता है कि ओ माय गॉड, मैं तो याद किया तो कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने याद कर लिया एंड दैट्स एग्जैक्टली इज ओवरफिटिंग। हमारे मॉडल ने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा भाई, हम्म, ये रूम्स है, ये चीज है, तो यही होगा, यही होगा, मुझे पता है यही होगा। तो उसने उसको ओवरफिट कर दिया, उसने वैल्यूज को याद कर लिया है। अब उसे बाहर का मिलता है वो तो घबरा जाता है, यहाँ पे क्या आंसर होगा उसे नहीं पता। दैट्स एग्जैक्टली ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग होता है इसका एग्जैक्ट अपोजिट। आप एग्जाम में बैठने गए हैं, पढ़ने गए हैं, आपने तो लाइक चैट जीपीटी से लाइनें याद कर ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कुछ पेपर है मशीन लर्निंग का, इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग, एंड फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो आप लिख रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ ऑल डेफिनेशन टाइप्स आप लिख रहे हैं कि मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग विच अ मशीन लर्न्स। जेनेरिक, आपने अच्छे से याद नहीं किया, तो ये केस है अंडर फिटिंग का। लाइक ठीक है, आप आपका मॉडल ने समझा कि ओके ओके दीज आर द इनपुट्स एंड दीज आर द वेट्स आई हैव टू चूज, और मैं क्योंकि मैं आउटपुट निकाल लूंगा। बट आगे जाके उसे रियलाइज होता है वेट मैंने सही से पढ़ाई नहीं करी। वो है अंडर फिटिंग। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग हमेशा बहुत समझना ज़रूरी होता है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमें कब उसे ट्रेन करना बंद करना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने मॉडल को कैट्स की फ़ोटोज़ पे ट्रेन किया, राइट? कि उसे प्रेडिक्ट करना है कि कैट है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रेडिक्ट किया कि कैट बतानी है, कैट है कि नहीं? और सडनली उसको एक डॉग की फ़ोटो दिखाई जाती है। क्या वो बता पाएगा? क्या वो समझा पाएगा कि ये एक कैट है कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉग होता है चीहू हुआ हुआ, ओके। तो वो काफ़ी सिमिलर दिखता है कैट के, स्मॉल भी होता है साइज़ में। क्या आपके मॉडल को लगेगा कि वो कैट है? यस, लगेगा, क्योंकि उसको उस पे ट्रेन नहीं किया गया है। उसको इतना आइडिया नहीं है कि एक डॉग चिहुआहुआ कैट नहीं होता। ये एग्ज़ाम्पल एक अंडर फिटिंग का है। उसे इनफ डेटा दिया नहीं गया, इनफ ट्रेनिंग दी नहीं गई उन चीज़ों पे। ये आपका एग्ज़ाम्पल है अंडर फिटिंग का और वो था आपका एग्ज़ाम्पल ओवर फिटिंग का। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लाइक ठीक है, मैंने वैल्यूज़ बना दी, मेरे पास वेट्स हैं, सब चीज़ रेडी है, सब परफेक्ट में है, लाइक प्रोडक्शन में जाना चाहिए सब। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं? आप सॉल्व करते हैं और डेटा देके। आपने देखा होगा कि हर जगह डेटा की होड़ है, सबको डेटा चाहिए। वो इसीलिए चाहिए क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करने में बहुत डेटा लगता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक काफ़ी बेसिक डेटा सेट है मेरे पास, सीरियल प्रोडक्ट्स का।
यानी ओके, सो बैक हियर। यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट है पूरे सीरियल प्रोडक्ट्स का कि कौन-सी कंपनी के थे वो और उसमें कौन-सी कैलोरीज़ कितनी थी, प्रोटीन कितना था, फैट कितना था, ये सब कितना था, राइट? तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं लाइक 80 कंपनीज़ की, उनके डेटाज़ को हमने कंपाइल किया है, सेव किया है समझने के लिए कि उसमें क्या पैटर्न है। अगर आप कोई नई कंपनी दे देते हो इस मॉडल को, लेट्स जस्ट से ओके, यहाँ पे केलॉग्स नहीं है, व्हाट इफ मैंने केलॉग्स को दे दिया और उसे बोला कि ये प्रोटीन्स हैं, ये फैट्स हैं, आप मुझे बताओ कि इसमें कैलोरीज़ कितनी होंगी? मे बी उसे इतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि उसने केलॉग्स को कभी एनकाउंटर नहीं किया। तो यहाँ पे एट द एंड या कहीं पे हम उसे केलॉग्स के बारे में बताएँगे, हम उसे और डेटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो समझेगा कि उसे क्या प्रेडिक्ट करना है। और आपका सॉल्यूशन है और डेटा लाइए और वेट्स को थोड़ा चेंज करिए, ट्रेनिंग को जल्दी बंद करिए और ये सब चीज़ें। तो ये था आपका लीनियर रिग्रेशन जो कि अपने आप में एक हेवी टॉपिक है थोड़ा-सा। क्योंकि जो लोग स्टार्टर्स हैं, उनको इतना आदत नहीं होगा इतने डेप्थ में पढ़ने का। तो यहाँ पे था हमारा लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे अब फ्लोर ओपन है, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी लीनियर रिग्रेशन के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज़ के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, इस फील्ड के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप अपने हैंड रेज़ कर सकते हैं और जो चाहें पूछ सकते हैं। इस फील्ड से ही रिलेटेड ही डेफ़िनेटली। तो कोई भी यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा या कोई भी क्वेरी होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करिए। मैं आपको नेम कॉल आउट करूँगा, फिर आप कर सकते हैं। एनीवन जिसे कोई क्वेश्चन पूछना है? ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। यस अंकित। Can you suggest any book for in-depth learning of Python? लाइक इन डेप्थ लर्निंग ऑफ पाइथन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता आपको पाइथन के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए। लाइक आई विल बी सिंपल लाइक आपको पाइथन के लिए बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। आप कर करके सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस अ, ज़्यादातर चीज़ें हमको खुद लिखने से समझ आ जाएँगी। और पाइथन ये नहीं कि आप क्लासेस पढ़ रहे हैं या डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स पढ़ रहे हैं, उतना डिप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप मशीन लर्निंग सीख रहे हो, तो अपने साइड एक कोड का रिसोर्स रखिए कि कोड कर कर के मैं सीख रहा हूँ। वो वाला चीज़ आपको पाइथन सिखाता रहेगा क्योंकि आपको उसमें स्पेसिफिकली जाके टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सोर्स आई थिंक इट वाज़ मास्टरी इन मशीन लर्निंग। तो एक वेबसाइट है मास्टरिंग इन मशीन लर्निंग उसके कुछ ब्लॉग्स हैं, वो थोड़ा आपको कोड भी बताते हैं और थोड़ा आपको एमएल भी बताते हैं। तो मशीन लर्निंग मास्टरी एक अच्छा रिसोर्स है और रियल पाइथन एक अच्छा रिसोर्स है। रियल पाइथन यस रियल पाइथन। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे था आई गेस आपको स्क्रीन दिख रही होगी और यहाँ से लेट्स जस्ट से आपको पाइथन अच्छी नहीं आती, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर रहा? लाइक व्हाई प्रेडिक्शन व्हाई वैल्यू से राइट काम क्यों नहीं कर रहा? हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है?
तो ऐसे में आपके लिए सबसे नेचुरल चीज़ क्या हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ कि आपको पाइथन का जाके कोर्स देखना है या कुछ पढ़ना है, आप अपनी प्रॉब्लम पकड़िए कि आपको क्या नहीं आ रहा है और आप उसको जाके सर्च करिए, समझिए कि क्या है। फटाफट आपको मिला ओके, यहाँ पे y एक लिस्ट थी बट मैं उसे इंटीजर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे i यूज़ करना है। सॉरी। तो मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा रियल पाइथन की और प मशीन लर्निंग मास्टरी की, आप उससे पढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं कभी भी वीडियोज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, प्लीज़। यूट्यूब पे जाके 10-12 घंटे की वीडियोज़ मत देखना, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये चीज़ करके सीखी जाती है, वीडियोज़ देख के नहीं। आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे, वीडियोज़ नहीं देखने पड़ेंगे, तभी काम करेगा। तो नेक्स्ट आसिफुर रहमान, श्योर आप बोलिए, कोई क्वेश्चन? आपने हैंड रेज़ किया था, आप पूछ सकते हैं। हाँ, हेलो। यस, हेलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक डीप लर्निंग का बिगिनिंग प्रोजेक्ट्स क्या-क्या करना सही रहेगा? जैसे कि मशीन लर्निंग का 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने कर लिया, तो डीप लर्निंग थोड़ा थ्योरी पढ़ लिया हो, सीएनएन का वर्किंग वगैरह पढ़ लिया हो, तो किस तरह का प्रोजेक्ट से शुरू करना बेटर रहेगा? जैसे कि एमनेस्ट वगैरह हो गया तो? आपको डीप लर्निंग किस साइड ज़्यादा पसंद है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ या फिर कोई और साइड, कंप्यूटर विज़न या किसी साइड? मैंने तो अभी तो एक साइड से पढ़ रहा हूँ, तो वो तो अभी तक सो फार कंप्यूटर विज़न ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लाइक आरएनएन बेस्ड हो गया, सीएनएन या ट्रांसफॉर्मर टाइप हो गया। लेकिन अभी डिसाइड फुल्ली पूरा डिसाइड नहीं किया वो, लाइक स्टिल लर्निंग। अ, एक बेसिक डीप लर्निंग में हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, या। यस। तो डीप लर्निंग में कुछ प्रेडिक्ट्स थे। एक मैंने खुद काम किया था, वो था कि आईएमडीबी का जॉनर प्रेडिक्ट करना था। लाइक बाय फार सबसे इंटरेस्टिंग था जो मैंने 1 साल 6 महीने में एनकाउंटर किया था। तो उसमें था कि वो कुछ प्लॉट्स दे दिए हैं मूवीज़ के और आपको बताना है कि वो मूवी कैसे है। लाइक बैटमैन का प्लॉट दे दिया, अब क्या लगता है? एक्शन होगा, राइट? तो आपके मॉडल को बताना है कि वो एक्शन है, ड्रामा है या रोमांस। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, मुश्किल भी है, अगर आपको थोड़ा हार्ड टफ वाले हाथ उस पे आजमाने हैं, तो ये टफ प्रोजेक्ट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि इसमें आपका एनएलपी यूज़ हो जाएगा, स्टेमिंग, लेमेटाइज़ेशन, वर्ड्स को तोड़ते कैसे हैं और डीप लर्निंग में अलग-अलग लेयर्स कैसे यूज़ करते हैं, एलएसटीएम यूज़ हो सकता है, ये सब। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। दूसरा उम, और प्रोजेक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें अभी आप बिगिनर पे ही है ना डीप लर्निंग के? हाँ, बिगिनर पे हो, एलएसटीएम वगैरह अब तक आया नहीं हो, लेकिन सीएनएन तो अच्छा खासा पढ़ लिया हो, अभी आरएनएन वगैरह में जा रहा है एलएसटीएम। हुँ, तो ये एक अच्छा है और कंप्यूटर विज़न में स्क्रैच से करना तो मुश्किल होगा क्योंकि कंप्यूटर विज़न के जो मॉडल्स होते हैं वो यूजुअली कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप फाइन ट्यूनिंग ट्राई कर सकते हैं कि लाइक आपको योर मॉडल है हमारे आपके बेसिक मॉडल है उसे आप यूज़ करके देख रहे हैं कि अलग-अलग केसेस में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिकली डॉग्स की इमेजेस पे, कैट्स की इमेजेस पे, फिशेस की इमेजेस पे, इन सब पे। लाइक आपने मॉडल लिया किसी का यानी रेसनेट या कोई मॉडल लिया बेस, उसको ऊपर से किसी चीज़ पे ट्रेन कर लिया। फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, अब ये ट्राई कर सकते हैं, वो कंप्यूटर विज़न से रिलेटेड है। हाँ, मैंने ट्राई और किया था, एक्यूरेसी बहुत कम आता है। वो मुश्किल होता है इमेजेस के सेंस में क्योंकि इमेजेस का डेटा सेट जल्दी मिलता नहीं है। वो वास्ट डेटा सेट चाहिए होता है आपको कंपेयर टू टेक्स्ट जो बहुत आसानी से मिल जाता है। बाकी एक आप वो कर सकते हैं फेस सिमिलैरिटी डिटेक्शन। लाइक आपको 2 फेसेस दे दिए हैं, आपको बताना है कि कितने सिमिलर हैं। Okay. हाँ, आई फेस गेस। फेस सिमिलैरिटी डिटेक्शन और वो स्क्रैच से अगर आप कर सकते हो। आई थिंक इसमें सियामीज नेटवर्क कोई यूज़ होता है। उसे आपको 2 इमेजेस दी जाती हैं, अब उनको 2 अलग चैनल से भेजते हैं, फिर बाद में कंपेयर करते हैं उनकी वैल्यूज़ कितनी मैच कर रही है। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और एक क्वेश्चन था, जैसे कि
जो ये डीप लर्निंग वेस्ट हो गया और जनरेटिव है, दोनों लाइक ऑब्वियसली लाइक डिफरेंसेस तो है, लाइक फिर भी लाइक कितना बड़ा डिफरेंस है? इसमें जनरेटिव एआई अभी तक शुरू नहीं किया, लाइक डीप लर्निंग में हुए भी। आई पर्सनली डिसलाइक द टर्म जनरेटिव एआई, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो अपने आप में एक्सप्लेन करती है कि वो है क्या। ओके। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एग्ज़ैक्टली जनरेटिव एआई है क्या? क्योंकि डीप लर्निंग अपने आप में काफ़ी सिंपल टर्म है। आप मॉडल्स को इन डीप ट्रेन करते हैं न्यूरल नेटवर्क से। न्यूरल नेटवर्क्स की एक-एक वेट से आप उनको वन बाय वन ट्रेन करके आगे जाके उनको भेजते हैं, फिर उनको लर्न कराते हैं। इट्स द लर्निंग इन डेप्थ। जनरेटिव एआई एक मोर फैंसी टर्म ज़्यादा है, क्योंकि एआई का टर्म इतना ओपनली यूज़ होता नहीं है एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट में। जनरेटिव एआई का सिंपल केस इस बैट में बैठता है कि आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे फाइन ट्यून करते हैं, आप कैसे डिप्लॉय करते हैं, कैसे क्लाउड पे डालते हैं, कैसे पाइपलाइंस बनाते हैं और कैसे उन्हें मॉनिटर करते हैं, कैसे उनके प्रेडिक्शंस को चेक करते हैं, एरर्स को मेजर करते हैं। जनरेटिव जनरेश को जनरेट करने वाले मॉडल्स को मेंटेन करना, सर्विस में डालना, उनके एनालिसिस रखना, इन सब को जनरेटिव एआई में काउंट किया जाता है। अब वो साउंड का हो, इमेजेस का हो, मैप्स में हो, टेक्स्ट में हो, वो सब उसमें आता है। डीप लर्निंग अपने आप को प्राइमरली कंसर्न करती है कि उसको ट्रेन कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है। कंपेयर टू जनरेटिव एआई जो ट्रेन भी करता है और फिर उसको डिप्लॉय करना, यूज़ में लाना, मेंटेन करना, एनालिसिस रखना, उन सब पे भी ध्यान देता है। अगर आप गूगल बेसिकली का अगर आप गूगल का जनरेटिव एआई का कोर्स देखेंगे, उसमें वो आपको जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हैंडल करना भी सिखाते हैं। एपीआई कीज़ लेते हैं और एपीआई कीज़ लेते हैं और उनको यूज़ करते हैं, फिर आप पाइथन की कोड से लिंक करते हैं, उनकी पाइपलाइंस बनाते हैं, ये सब भी आपको सिखाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का कोर्स चेकआउट करना जनरेटिव एआई। ओके, श्योर। सो लाइक एमएल ऑप्स भी थोड़ा सा सिमिलर है ना? एमएलओप्स तो थोड़ा डिफरेंट चला जाता है कि हाँ, काफ़ी सिमिलर है। इसमें जीसीपी यूज़ होता है, एडब्ल्यूएस यूज़ होता है, एज़्योर यूज़ होता है। मॉडल्स को डिप्लॉय करते हैं, पाइपलाइंस बनाते हैं, उनका एनालिसिस रखते हैं, बाकी टूल्स यूज़ करते हैं। गूगल कोर्स मैं वैसे जनरेटिव एआई अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, जो लोग बिगिनर्स हैं। आप सभी लोग जो बिगिनर्स हैं, प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आप थोड़ा बेसिक से शुरू करें, ना कि एडवांस पे जाएँ या अट्रैक्टिव साइड पे जाएँ। लाइक थैंक यू। जी, जी। तो हम फाइनल काफ़ी रात हो रही है, आप लोग को जिन्होंने डिनर नहीं किया वो डिनर कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनल किसी को कुछ पूछना हो अच्छा हाँ, ओके। सो किसी ने चैट्स पे कुछ लिखा था। ओके, हाउ डू यू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन एमएल? तो मैं आपको इससे समझाता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन के केस में आपको एरर तो पता चल गया, बट एरर को इवैल्यूएट करने के कितने तरीके हैं? हाँ, आई थिंक वन वाज रूट मीन स्क्वायर एरर। उसमें क्या होता है कि आपने अपना y प्रेडिक्शन लिया और आपने अपनी y वैल्यूज उनका आपने स्क्वायर करके माइनस किया और रूट निकाल लिया। रूट मीन स्क्वायर इवैल्यूएशन मेथड। थिंक इट वाज दिस वन। ऐसे करके एक एमएससी होता है, मीन स्क्वायर एरर, राइट? हाँ, इसमें आप रूट नहीं करते, आरएमएससी का आर हट जाता है। इसी तरीके से और ढेर सारे एरर इवैल्यूएशन के एल्गोरिदम्स होते हैं, आपको अपना अपना चेंजेस देखना होता है। एक ये भी होता है कि ट्रुथ फॉल्स टेबल होता है, जो सेकंड ईयर में होंगे और थर्ड ईयर में होंगे उनको पता होगा कि ट्रुथ फॉल्स का टेबल बनता है टी 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 एफ। जो ट्रुथ था उसका प्रिडिक्शन ट्रू है कि नहीं,
जो ट्रुथ था उसका प्रिडिक्शन फॉल्स है कि नहीं, और जो ट्रुथ था उसका प्रिडिक्शन ऐसे ऐसे करके वो होता है। तो इसमें आपका एक टेबल बनता है 0 1 0 1 का। क्या वो 0 0 था, मतलब 0 था क्या वो 0 आया, 0 था क्या वो 1 आया, 1 था क्या वो 0 आया, 1 था क्या वो 1 आया। ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव। इससे आप देखते हैं कि कैसा, मतलब इसके साथ एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी होता है। ये ज्यादातर उनमें यूज होता है जिसमें हमको पता है कि डेटा रिलेटेड है। ये रहा। ये थोड़े डॉन्टिंग लगेंगे ये वाले। हम्म, ये थोड़े से आपको डरावने लगेंगे, बट इसमें जो ज्यादा यूज होता है वो होता है आरएमएस, जो थर्ड लास्ट है। उसके बाद यूज होता है एमएई। मैक्सिमम निकालते हैं कि क्या चेंज आया है प्रेडिक्शन वैल्यूज में और एक्चुअल वैल्यू। वाई हैट होता है आपका प्रिडिक्टेड। रूट मीन स्क्वायर एरर। आप इनका रूट मीन का स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, फिर उसका समेशन करके इसका रूट निकालते हैं। बाकी लास्ट, हाउ टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा सेट इफेक्टिवली। हाँ, तो मैं आपको एक इंटुइटिव एग्जांपल दूंगा इसका। मैं मूवी जॉनर प्रेडिक्शन में काम कर रहा था। तो हुआ क्या था कि आपको ही पता होगा ज्यादातर मूवीज जो आती हैं सिनेमा में वो ड्रामा होती है, राइट। मेजोरिटी मूवीज लोग क्या देखने जाते हैं, ड्रामा, एक्शन एंड रोमांस, थ्री कैटेगरी। तो जब मैंने डेटा सेट इकट्ठा किया तो आई रियलाइज कि बहुत ऑफन नॉट, मेरा मॉडल को लगता था कि जो भी समरी है वो रोमांस है, रोमांस नहीं तो एक्शन है, एक्शन नहीं तो ड्रामा। देन आई लुक्ड इनटू डेटा सेट और मुझे रियलाइज हुआ कि इफ आई हैव 50,000 मूवीज, उसमें से 10,000 तो एक्शन है, 5,000 ड्रामा और 5,000 रोमांस। तो रफली क्या हुआ, बाकी सब जो वॉर थी, हॉरर थी, सुपरनैचुरल, साइंस फिक्शन, ये सब मूवीज की छोटी हो गई। मेरा डेटा सेट बहुत इम्बैलेंस था। और तो मैंने रियलाइज किया कि ओके, ड्रामा की मूवीज ज्यादा हैं, एक्शन की मूवीज ज्यादा, रोमांस की ज्यादा, तो मैं क्या करूं। ऐसे मैंने एक चीज करी, ऑटोमेटिकली मैंने थोड़ी रोमांस, ड्रामा और एक्शन की मूवीज निकाल दी, क्योंकि थोड़ा सिमिलर आ था। ये एक था मेरा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मेरा था कि क्यों ना मैं और मूवीज ऐड कर दूं, किसकी, जो जॉनरे थोड़े दब गए हैं। फिर देखिए, अगर आपको मैंने रट्टा लगवाया, लेट्स से फिटिंग कराई, ट्रेनिंग कराई, और आपने सीख लिया कि ज्यादातर यही होगा, मॉडल को लग रहा है हाँ यही होगा, तो वो गलत प्रेडिक्ट करने लगता है, वो आपका इम्बैलेंस डेटा सेट में आता है। तो ऐसे में आपको उसको सिखाना पड़ता है कि ओके, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसे उसको एक बैलेंस डेटा सेट देखिए, नया डेटा ऐड करिए, पुराना डेटा को थोड़ा मैनेज करिए, थर्ड नया डेटा क्रिएट करिए। ये आगे आप पढ़ेंगे डीप लर्निंग में, ऑगमेंटेशन कहते हैं इसे। तो इसमें आप, अगर आपके से एक कैट की इमेज है, तो आप उसको टेढ़ा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, कलर बदल देते हैं, तो उसको लगता है कि नई इमेजेस है। डाटा ऑगमेंटेशन कहते हैं इसे। और ऐसे में एक और चीज होती है, हम वेट्स यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मॉडल को पेनल्टी दे दी कि नो, आपको अगर एक्शन की मूवीज हैं तो उसे थोड़ा माइनस कर दिया वेट्स को, ताकि वो कम प्रेडिक्ट करे। एक्शन थोड़ा कम चांस है प्रेडिक्ट करने का, ड्रामा थोड़ा कम चांस है। ये डिपेंड करता है कि वो कितना डोमिनेंट है ओरिजिनल डेटा सेट। सो दैट्स ऑल। ओके, बाकी इसके साथ हम मीटिंग कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये काफी ड्रैग आउट हो रही है। आप लोग भी 9:30 से बैठे हैं। तो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट डे हम या तो क्लासिफिकेशन पे देखेंगे थोड़ा सा, कि क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या यूज होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये सब। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा उससे। बाकी मैं एसोसिएशन में एक लीनियर रिग्रेशन की ट्राई करूंगा कि एक प्रॉब्लम डालूं या
क्वेश्चन डालूँ ताकि आप उसे कर पाएँ, क्योंकि ये हाथ से करने से ही आती है। बाकी दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो, समझना कि मशीन लर्निंग कहाँ से शुरू होती है और लिनियर रिग्रेशन क्या होता है, यूज़ केसेस क्या होते हैं, क्या सब होता है। तो किसी कोई क्वेश्चन्स हो तो श्योर पूछ लीजिए, वरना फिर हम ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं। बेसिक, वेरी बेसिक, लाइक आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपको पता है कि लिस्ट क्या होती हैं, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन, लूप्स, ये सब क्या होते हैं। वो 8th-9th के बच्चों को आता है। मुझे 8th-9th में आता था कि लूप्स, रेंजेस क्या होते हैं, पाइथन का कोड कैसे लिखते हैं। उतने लेवल की पाइथन, कुछ बड़ी बात नहीं है। और आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मोस्ट लाइकली कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो व्हाटएवर आपको नहीं आता, कुछ नहीं होता, 5 मिनट लगाइए, पढ़ के आइए, कंटिन्यू। आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तो ऐसा हो जाता है कॉलेज में आते-आते कि आपने बस उसे पढ़ा, आपको समझ आ जाएगा। आपको नई ज़रूरत है सोचने की, अरे! अब मैं क्या करूँ? मुझे कितना आना चाहिए? क्या करूँ? नहीं, करिए, सोचिए कम। जो आपको लग रहा है आपका करना काम नहीं कर रहा, तब स्टेप बैक लीजिए, सोचिए क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही? फिर ट्राई करिए। आरएमएस का यूज़ केस ज़्यादातर डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। यूजुअली कुछ केसेज़ में क्या होता है, सभी रूट मीन्स रूट वाले जो एरर वैल्यूज़ एल्गोरिदम्स होते हैं, वो स्मॉलर वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं एरर की। अगर आपका कोई सिनेरियो है जिसमें एरर की वैल्यूज़ आप स्केल पे छोटी रखना चाहते हैं या सेंसिटिव वैल्यू रखना चाहते हैं, जैसे कंपेयर टू, लेट्स से आपका एक केस में एरर आता है 100, तो पेनल्टी भी उसके अकॉर्डिंग होगी, उसको नीचे लाने की। बट व्हाट इफ आप ऐसा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं इसकी एरर छोटे ही जनरेट होते हैं, लेट्स से 5, 0, 0.5, 0.7, 0.8, तो पेनल्टीज़ भी छोटी लगेगी। अब अपने एरर के हिसाब से हम पेनल्टीज़ देखते हैं कि उसे कितना स्ट्रांगली ट्रेन करना चाहिए, कितना हार्शली उसे उसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो आपके यूज़ केस टू यूज़ केस डिपेंड करता है। बाकी गुड नाइट एवरीवन। आई होप ये डे 2 आपके लिए मज़ेदार रहा होगा और इंटरैक्टिव रहा होगा आउट ऑफ ऑल। बाकी हम ये मीटिंग कंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, गुड नाइट।